नमस्कार दोस्तों, अगर आप घर या प्लॉट या कोई फ्लैट खरीदने में इंटरेस्टेड हैं तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, किस तरीके से किसी भी प्लॉट की या किसी लैंड की सेलिंग होती है और उसके पीछे की प्रोसेस को हम लोग आज समझने की कोशिश करेंगे, जिससे आप जब घर खरीदेंगे तो आपके थॉट्स और भी क्लियर होंगे। हम किससे ले रहे हैं, किस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग समझेंगे डाइवर्जन दैट इज चेंज इन लैंड यूज़ क्या होता है, इसे थोड़ा डिटेल में समझेंगे। फिर हम समझेंगे एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये कैसे फंक्शन करता है, प्लस इसके थ्रू दिए जाने वाले मकान किस तरह आप लोग ले सकते हैं या फिर लैंड किस तरह ले सकते हैं। आखिर में हम लोग एक छोटा सा कंपैरिजन भी करेंगे जिससे आप लोगों के थॉट्स और क्लियर हो जाएं और आप लोगों को एक बेटर आइडिया मिल पाए। आखिर में मैं आप लोगों को कुछ बोनस टिप्स भी देना चाहूँगा और ऑनलाइन आप लोगों को शो भी करूँगा कि कैसे रेरा में जाकर के आप लोग चेक कर सकते हैं, किसी भी बिल्डर के प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं, बिल्डर कितना जेन्युइन है कितना नहीं है, उसके डॉक्यूमेंट्स को आप लोग किस तरह चेक करें, ये मैं आपको ऑनलाइन दिखाऊंगा। जो लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी से या किसी ब्रोकर से, एजेंट से या फिर इंडिविजुअल ओनर से डायरेक्ट घरों की परचेज़ कर रहे हैं या प्लॉट्स की परचेज़ कर रहे हैं, उन्हें भी मैं दिखाऊंगा कि ऑनलाइन पोर्टल से जाके कैसे लैंड रिकॉर्ड्स को चेक करना है, भूमि किसके नाम पर है, किसके आदेश पर वो हस्तांतरित हो सकती है, वो कैसे चेक करना है, ये आपको मैं लाइव दिखाऊंगा। मैं प्रतीक सिंह अपने चैनल द बिल्ड मास्टर में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। दोस्तों, जब भी आप घर या कोई प्लॉट खरीदने की कोशिश करते हैं या विचार बनाते हैं, आपके सामने क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन आपके पास होता है किसी एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी से परचेज़ करने का। सेकेंड ऑप्शन होता है किसी बिल्डर से या फिर प्राइवेट डेवलपर से परचेज़ करने का, या फिर आप किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन से भी परचेज़ कर सकते हैं, या फिर आप किसी ब्रोकर से या एजेंट से या फिर इंडिविजुअल लैंड ओनर से भी परचेज़ कर सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा चलन में है। तो इन सारे ऑप्शंस पे हम लोग थोड़ी चर्चा कर लेते हैं और इनके बेसिक्स को जान लेते हैं। एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी होता क्या है, आप लोगों ने कई बार नाम सुना होगा, DDA, BDA या ADA, ये दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, बेंगलोर डेवलपमेंट, ये बड़े बड़े महानगरों की डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ होती हैं। ये खुद लैंड एक्वायर करके उस पर मकान या फिर कहीं ये फ्लैट्स बना करके बेचती हैं। ये काफ़ी पॉपुलर होते हैं जब कभी इनकी स्कीम्स आती हैं। पर्टिकुलरली DDA का आपने बहुत नाम सुना होगा। इनकी स्कीम आती हैं तो एक तरीके से ये नेशनल न्यूज़ बन जाती है कि इस बार DDA ने इतने फ्लैट्स निकाले। आप लोगों ने LIG फ्लैट्स, MIG फ्लैट्स, सीनियर LIG फ्लैट्स, ये साइज़ के हिसाब से इनका कैटेगराइजेशन होता है। इनका नाम ज़रूर ही सुना होगा। अर्बनाइज़ करना इनका काम होता है, एक सिस्टमेटिक वे से डेवलपमेंट करना, अर्बनाइज़ करना, लोगों को घर और एमिनिटीज़ मुहैया कराना। इनके पास ज़मीन आती कहाँ से? ये मोस्टली गवर्नमेंट लैंड ही होती है या फिर कोई ऐसी बंजर ज़मीन होती है जो गवर्नमेंट की पोजीशन में होती है। फिर गवर्नमेंट अपने प्लानिंग के हिसाब से ये डिसाइड कर लेती है कि हमें अब यहाँ पर एक्सपेंशन करना है या इस बार इतने लोगों को घर मुहैया कराने के प्रयास करना है, तो उस हिसाब से गवर्नमेंट इनको लैंड प्रोवाइड कराती है। उस लैंड पर ये लोग अपना डेवलपमेंट करते हैं, जो उस पर्टिकुलर एरिया की डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ होती हैं। मोस्टली ये लैंड एग्रीकल्चरल नहीं होता है। अगर वो एग्रीकल्चरल होता है तो वहाँ पर डाइवर्जन या कह लीजिए चेंज इन लैंड यूज़ की भी रिक्वायरमेंट होती है, जिसको अभी हम लोग डिटेल में समझ लेंगे आगे। फिर इसको TNCP अप्रूवल, देखिए TNCP अप्रूवल होता है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग। हर एरिया में, हर टाउन के अंदर, हर सिटी में एक डिपार्टमेंट होता है TNCP, जिसका एक काम ही यही होता है कि इस सिटी में किस तरह से प्लानिंग की जाए कि आगे जब इसका एक्सपेंशन हो, इसमें अदर फैसिलिटीज़ जुड़ें, जैसे अदर नई कॉलोनीज़ बने, नई रेजिडेंशियल एरिया बने या इंडस्ट्रियल एरिया बने या कोई अदर हॉस्पिटल के डेवलपमेंट्स हों या कोई इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट्स हों। उस दौरान पुराने लोग जो रह रहे हैं उनको, साथ ही साथ जो फ्यूचर में वहाँ रहने वाले हैं, किसी तरह की परेशानी ना हो, उनको बहुत मूलभूत सुविधाएं कैसे दी जाएंगी, बिजली, पानी, सीवर लाइन की सुविधा, साफ़ सफाई की सुविधा, ये सब कैसे दी जाएंगी, उसका एक व्यापक रोड मैप बनाने का काम करता है TNCP डिपार्टमेंट। जब एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी कोई फ्लैट को, प्लॉट को या किसी घर को सेल करती है तो इनका सिस्टम एक लॉटरी सिस्टम के थ्रू ये लोग सेल कर देते हैं। ये एक वाइड पब्लिकेशन पेपर में निकाल देते हैं बड़ा सा, या कह लीजिए TV में एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं कि इस दिन को हमारे इतने नंबर ऑफ फ्लैट्स, 100
ये यूनिट 100 LIG यूनिट, 100 MIG यूनिट्स का सेल हम लोग करेंगे। अब इनकी यूनिट्स में ख़रीदार ज़्यादा होते हैं, उनके पास जो अवेलेबल फ्लैट्स या प्लॉट होते हैं वो कम होते हैं, तो इन्हें लॉटरी निकालनी पड़ती है। ये एक गवर्नमेंट का सिस्टम है, इस वजह से ये काफ़ी फेयर सिस्टम होता है। एक लॉटरी के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कई बारी कुछ प्रोजेक्ट्स में देखा गया है कि ऑक्शन सिस्टम को भी अपनाया जाता है। कुछ कमर्शियल स्पेसेस पर्टिकुलरली इन एरिया के लिए जब ये लोग बनाते हैं तो वहाँ ऑक्शन सिस्टम का भी ये लोग यूज़ करते हैं, जिससे एक फेयर वे में सबको इक्वल चांस देते हुए ही अच्छे दाम गवर्नमेंट को भी मिल सकें। नेक्स्ट देख लेते हैं, कोई बिल्डर या प्राइवेट डेवलपर किस तरीके से मकान को बेच सकता है। अगर आप मकान खरीदें और किसी बिल्डर या प्राइवेट डेवलपर से आपको ख़रीदना है तो उसकी प्रोसेस क्या हो सकती है। कोई बिल्डर या प्राइवेट डेवलपर है तो उसके पास अपनी इतनी ज़मीन तो आज की डेट में किसी के पास नहीं बची हुई कि बहुत सारी ज़मीनें हैं लोगों के पास और उसमें मकान बना के बेचना। अगर आपके पास ज़मीन ज़्यादा है भी तो वो किसी गांव में इंटीरियर एरियाज़ में हो सकती है। तो बिल्डर क्या करते हैं, शहर या सिटी की सीमा से लगे हुए एरिया के जो किसान होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, उनसे कांटेक्ट करते हैं, किसी तरीके से उनसे डीलिंग कर लेते हैं और उनकी ज़मीन को सस्ते दामों में खरीदने की कोशिश करते हैं, जिससे इनके पास लैंड आ जाती है। एक फार्मर की लैंड, एक किसान, एक कृषि योग्य भूमि ये लोग परचेज कर लेते हैं। कृषि योग्य भूमि जब ये लोग परचेज कर लेते हैं तो इनके सामने समस्या ये होती है कि इंडिया में एग्रीकल्चरल लैंड में आप रेजिडेंशियल या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं कर सकते, ये अमान्य है। अब इन्हें ऐसी लैंड को आगे डेवलप करने के लिए, ऐसी लैंड में अपने प्रोजेक्ट को बनाने के लिए इन्हें उस लैंड को डाइवर्जन कराना पड़ता है या जिसका चेंज इन लैंड यूज़ कराना पड़ता है। अभी कृषि भूमि का लैंड यूज़ एग्रीकल्चरल है, इन्हें उसको चेंज करा के रेजिडेंशियल या इंडस्ट्रियल जो भी ये बनाना चाहते हैं वो करवाना पड़ेगा। सेम प्रोसेस, इन्हें TNCP अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये जो डाइवर्जन है ये मैं थोड़ा डिटेल में बता दूंगा आपको। TNCP अप्रूवल मैंने बताया है ये पहले आपको, ये प्रोसेस यहाँ की एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी और इनकी सेम है। अब इन्हें एक प्रोजेक्ट लेआउट का अप्रूवल, जब इन्हें TNCP का अप्रूवल मिल जाता है कि हाँ आप अपना प्रोजेक्ट यहाँ पे बना सकते हैं, तब इन्हें एक प्रोजेक्ट लेआउट का अप्रूवल लेना होता है, एक डेवलपमेंट अथॉरिटी से ही लेना होता है इन्हें। फिर इन्हें अपने प्रोजेक्ट को रजिस्ट्रेशन भी कराना होता है रेरा के साथ। दोस्तों रेरा के साथ मैं आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन इसमें दिखाऊंगा कि किसी भी बिल्डर को या प्राइवेट डेवलपर के प्रोजेक्ट को रेरा में आप चेक कैसे करें कि हाँ ये ऑथेंटिक है या नहीं। रजिस्ट्रेशन जिसका रेरा के साथ हो, आप कोशिश करें अपनी डीलिंग वहीं पे करें। जिस भी बिल्डर या प्राइवेट डेवलपर का रेरा रजिस्ट्रेशन नहीं है वहाँ डीलिंग बिल्कुल ना करें, आपके फंसने के चांसेस ज़्यादा होंगे, पैसा डूब भी सकता है। ये लोग किस तरीके से सेल करें, इनका सेलिंग मॉडल ही ये होता है कि हम वाइड एडवर्टाइजमेंट करेंगे। ये पेपर में बड़े लंबे चौड़े अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट देते हैं। ये प्रॉपर्टी मेला लगाए जाते हैं बीच बीच में, समय समय पर। वो प्रॉपर्टी मेला में जा कर के इनके स्टॉल लगे रहते हैं, वहाँ पर इनके एजेंट्स बैठे रहते हैं, वो ब्रोशर के साथ आपको समझाएंगे। इनफैक्ट साइट विजिट भी ये लोग कराते हैं और वहाँ पे आपको एक्चुअल जो इनके सैम्पल फ्लैट्स बने रहते हैं वो भी दिखाते हैं। मैं इसमें एक वीडियो और बना दूंगा कि जिससे हमें समझ में आ जाए कि पर्टिकुलरली बिल्डर से फ्लैट या हाउस या प्लॉट खरीदते समय हमें इनसे डील कैसे करना है, किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं, नेगोशिएशन कैसे करना है। इस पे हम एक और डिटेल से चर्चा कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास रहता है हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ या फिर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के थ्रू परचेज करने का। हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के ऊपर मैं अभी डिटेल में आपको बता दूंगा, बट ये रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बेसिकली पिक्चर में तब आता है जब कोई बिल्डर या प्राइवेट डेवलपर प्रोजेक्ट को डेवलप करके बना के उसमें जब काफ़ी ज़्यादा रेजिडेंट आ जाते हैं, काफ़ी बायर्स आ जाते हैं, लोग रहने लगते हैं, तो उनका एक ग्रुप बना देता है कि भाई जब बिल्डर को तो प्रोजेक्ट सारा सेल करके चला जाना है, उसके बाद उस एरिया के मेंटेनेंस को कौन देखेगा, उस सोसाइटी, उस कॉम्प्लेक्स के या उस कॉलोनी के मेंटेनेंस को कौन देखेगा। वहाँ पे रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बनाया जाता है। अब ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं कि इनका तो मेन पर्पस ही है कि ज़मीन लेकर के उसमें या तो प्लॉट या मकान बना करके अपने शेयर होल्डर्स को देने हैं, जो हमारे पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स हैं उन सबको देना है। मेंबर इसमें आए क्यों हैं, मकान लेने के लिए ही आए हैं। इसमें दो चीज़ें हैं, हो सकता है आपके पास अभी कोई आइडेंटिफाइड लैंड ना हो, या हो सकता है आपके पास कोई लैंड आइडेंटिफाइड हो, आपने पहले से ही किसी किसान की ज़मीन को या को आइडेंटिफाई करके रखा हुआ है कि इस जगह पे हम मकान बना सकते हैं, एक हम अपनी सोसाइटी डेवलप कर सकते हैं। बट एक अकेले आदमी के पास इतना पैसा नहीं होगा कि वो किसान से ज़मीन ले, फिर उसमें सारी प्रोसेस कराए गवर्नमेंट वाली जो डाइवर्जन वगैरह की है, तो इसलिए ये लोग एक ग्रुप बना देते हैं।
ग्रुप बना देते हैं लाइक माइंडेड लोगों का कि हाँ ये हमसे मिलते जुलते विचार वाले लोग हैं, हम इस एरिया को बसा रहे हैं, तो लाइक माइंडेड लोग आएंगे तो हम लोग काम आगे अच्छे से कर पाएंगे। अब इनके पास ज़मीन कहाँ से आती है? इनके पास 2 तरीके से ज़मीन आती है, या तो पहले ही वो ले लेते हैं या फिर वो बाद में लेते हैं। अगर इन्होंने पहले ही देख रखी है कि ये किसान की ज़मीन हमको लेनी, किसान हमें देने के लिए तैयार है, अब इन्हें पैसे इकट्ठा करना है, तो ये अपनी एक सोसाइटी बनाएंगे, सारे मेंबर्स से पैसे लेंगे, जितना उस किसान को देना है उस पैसे को देकर के उससे डील करके ज़मीन खरीद लेंगे। ये तो एक स्टेप हुआ, पहला स्टेप हुआ कि ज़मीन आपने ले ली, है ना। दूसरा तरीके से ज़मीन कैसे आ सकती है इनके पास? दूसरे तरीके से ज़मीन आ सकती है हैंड ओवर बाय ए डेवलपर। डेवलपर कौन होगा? एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। बड़े बड़े शहरों में क्या होता है, आप लोगों ने सोसाइटी बना करके रखे हुए हैं, अपना रजिस्ट्रेशन आपने करवा लिया है, बट आपके पास ज़मीन ही नहीं है, आपको कोई कॉन्टैक्ट में ऐसा आ ही नहीं पा रहा कि जिससे आप प्रॉपर ज़मीन ले पाएँ। सारी अप्रूव्ड और प्रॉपर लीगल ज़मीन लेने के लिए ये अपनी एक एप्लीकेशन दे देते हैं कंसर्न एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ को कि हमारे इतने मेंबर्स हैं, हमें इतने एरिया की ज़मीन की आवश्यकता है, जब भी आपके पास हो आप हमें वो दे दें। अब इस तरह की कई एप्लीकेशंस आती हैं डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के पास, तो वो टाइम टू टाइम स्क्रूटनी करते रहते हैं। कभी उनके पास ऐसी कोई ज़मीन आ गई तो फर्स्ट इन फर्स्ट सर्व के बेसिस पर ये लोग इन्हें लैंड अलोकेट कर देते हैं। अगर इन्होंने वो लैंड ले ली तो फिर ये फर्दर अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। ये तो पहला स्टेप हुआ, सोसाइटी के पास ज़मीन आ गई। अब इन्हें आगे क्या करना होगा? क्योंकि वो ज़मीन अभी एक कृषि भूमि है, एक फार्मर्स लैंड है, इस पर डायरेक्ट मकान नहीं बनाया जा सकता, रिहायशी डेवलपमेंट नहीं किया जा सकता, इन्हें उसका डाइवर्जन करवाना पड़ेगा। डाइवर्जन का प्रोसेस मैं अभी आपको बता ही दूंगा। साथ ही साथ डाइवर्जन होने के बाद इन्हें TNCP अप्रूवल लेना पड़ेगा, जैसा कि प्राइवेट बिल्डर को लेना पड़ता है। अप्रूवल लेने के बाद जब इनका एक प्लान अप्रूव हो जाएगा, तब ये अपने सारे मेंबर्स को, जो इसके शेयर होल्डर्स होते हैं सोसाइटी में, उन मेंबर्स को एक एक प्लॉट या एक एक मकान दे देते हैं। फिर वो अपने हिसाब से उसे बना सकते हैं जब चाहें तब। बाकी जो कॉमन एरिया के जो डेवलपमेंट्स होते हैं, जैसे कि उसके अंदर सड़क का डेवलपमेंट है, उसके अंदर पार्क का डेवलपमेंट है, कोई कम्युनिटी सेंटर बनना है, जैसे पानी की टंकी बनानी है, वाटर लाइन का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, सीवर लेआउट है और एक्चुअल लेइंग है, वो करने के लिए ये अपने मेंबर से ही पैसे लेते हैं और उसको डेवलप कर देते हैं। फिर इन्हें प्रोजेक्ट लेआउट भी अपना डेवलपमेंट अथॉरिटी से अप्रूव कराना होता है और बस फिर आगे ये लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। प्लॉट हाउसेज आर अलोकेटेड टू मेंबर्स ओनली, और रीसेल में भी लेटर ओके। इनके मकान अगर आपने आज खरीदे तो फिर आप कल को इसे रीसेल भी कर सकते हैं। ये सारे स्टेप्स हम देख चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ब्रोकर और इंडिविजुअल ओनर। तो देखिए, ब्रोकर या इंडिविजुअल ओनर क्या होता है? इंडिविजुअल ओनर के पास आज की डेट में अगर कोई मकान है या कोई प्लॉट है तो वो उसके पास कहाँ से आया होगा? या तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी में उसने खरीदा होगा, उसका शेयर होल्डर होगा, उसके पास यहाँ से एक मिल गया होगा, या फिर किसी प्राइवेट बिल्डर से उसने परचेज़ किया होगा। जब बिल्डर ने अपना प्रोजेक्ट बनाया होगा तो ओनर ने, किसी बंदे ने उसे खरीद लिया होगा, आज वो उसे रीसेल करना चाहता है। या किसी एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जब अपनी स्कीम निकाली होगी उसमें वहाँ उसने परचेज कर लिया हो, या कह लो यहाँ पर रीसेल में परचेज़ किया और किसी प्राइवेट डेवलपर का फर्स्ट ओनर सेकंड ओनर होते हुए रीसेल में परचेज़ किया हो, या सोसाइटी के अंदर भी रीसेल में परचेज़ किया हो। कुल मिला के इंडिविजुअल ओनर वो होता है जिसके पास आज की डेट में कोई मकान है या कोई प्लॉट है। ठीक है, आप इंडिविजुअल मकान प्लॉट ओनर का होता है। ओनर जाके ब्रोकर से कांटेक्ट करता है कि भैया आप मेरा ये मकान बिकवा दो, मेरे पास अच्छा बायर नहीं आ पा रहा है या मेरे नॉलेज में नहीं है, आप मुझे ये बिकवा दीजिए। अब मोस्टली इन केस में क्या होता है, डाइवर्जन किया हुआ होता है तभी तो उन्हें प्लॉट मिला या मकान बनाया, अदरवाइज वो बना ही नहीं पाते। TNCP अप्रूवल होते ही होते हैं। म्यूटेशन होता है एक तरीके से कि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में ये मकान या प्लॉट किसके नाम पे दर्ज है, ये डॉक्यूमेंट होता है जो कि इनके पास होना चाहिए। सेल डीड होती है जिससे आम भाषा में रजिस्ट्री भी कहा जाता है, रजिस्ट्री इनके पास होनी चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स इनके पास होते हैं तो फिर ये अपना मकान सेल करने की सोचते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला तरीका फिर से देखते हैं। लास्ट है हमारे पास ऑनलाइन। देखिए, ऑनलाइन परचेज होती है वेबसाइट के थ्रू। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अगर आप मकान या फ्लैट देखेंगे तो बस आपको गूगल में जाके लिख देना है 3 BHK फ्लैट या 3 या 50 बाई 30 फीट का प्लॉट इन दिस एरिया, इन दैट एरिया। आप जो भी एरिया का नाम लिखेंगे उस एरिया में जो भी अवेलेबिलिटीज़ होगी आपके आ जाएगी। मोस्टली ये कोई ओनर डायरेक्ट, कुछ वेबसाइट्स होती हैं जैसे ये होम ऑनलाइन, मैजिक ब्रिक्स, 99 एकर्स, ये कुछ हैं वेबसाइट्स। इनमें डायरेक्ट लोग लिस्टिंग कर देते हैं, इनमें फ़ोटो वगैरह डाल सकते हैं और डिटेलिंग दे सकते हैं। और ऑनलाइन के अंदर
एक्चुअली सेलर आता कहाँ से? या तो आप कोई व्यक्ति खुद ही जाएगा और ऑनलाइन में जाके उसका एडवर्टाइजमेंट दे देगा, या फिर वो किसी ब्रोकर से कांटेक्ट करेगा कि भाई आप मेरा मकान सेल करवा दीजिए, फिर ब्रोकर जाके उसको ऑनलाइन पोर्टल पे उसका एडवर्टाइजमेंट दे देगा। या फिर जब ये बिल्डर अपने प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो इनकी सारी यूनिट्स बिक जाए ऐसा ज़रूरी तो है नहीं, ये ड्यूरिंग प्रोसेस ऑनलाइन में एडवर्टाइजमेंट डाल देते हैं कि हमारा ये प्रोजेक्ट यहाँ चल रहा है, जिससे खरीदना है वो आके खरीद सकता है। तो ऑनलाइन से परचेजिंग की प्रोसेस यही होती है। देखिए, एक टर्म बार बार आया है, डाइवर्जन या चेंज इन लैंड यूज, CLU जिसे कॉमन भाषा में कहा जाता है। ये क्या होता है, इसे समझ लेते हैं थोड़ा डिटेल में। होता है CLU का मतलब होता है चेंज इन लैंड यूज। जो भी बिल्डर इस लैंड को जब कन्वर्ट कराएगा तो या तो इंडस्ट्रियल यूज़ करेगा या फिर रेजिडेंशियल यूज़ करेगा। इंडस्ट्रियल यूज़ को नागो 1 कहा जाता है, रेजिडेंशियल यूज़ को नागो 2 कहा जाता है। नागो का मतलब होता है, ये थोड़ा फनी टर्म है बट जनरल इसको रियल एस्टेट के जो जानकार होते हैं वो उसे यूज़ 1 कहते हैं, या और रेजिडेंशियल वाले को यूज़ 2 कहा जाता है। देखिए, नागो का मतलब होता है नॉन एग्रीकल्चरल यूज़ 1, नॉन एग्रीकल्चरल यूज़ 2। ठीक है, आप इन दोनों किसी एक कैटेगरी में आपको लैंड को डाइवर्ट कराना पड़ेगा या उसका लैंड यूज चेंज करना पड़ेगा। इसका प्रोसेस ऐसा होता है कि आपको एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, जो कि सब डिविजनल ऑफिसर होते हैं। पर्टिकुलर एरिया की को एप्लीकेशन किस फॉर्मेट में लिखी जाएगी, हर स्टेट के हर अपने अपने प्रिस्क्राइब फॉर्मेट्स होते हैं। एक जनरल डॉक्यूमेंट्स मैं बता देता हूँ वो क्या हो सकते हैं। आप एक एप्लीकेशन लिखेंगे, उस एप्लीकेशन के साथ एक एग्रीमेंट लगाएंगे सेलर के साथ जो किया हुआ होगा आपने, कि जैसे कोई किसान अपना लैंड बेचना चाहता है तो वो आपके साथ पहले एक एग्रीमेंट करेगा। उस एग्रीमेंट को आप उस एग्रीमेंट पेपर को लगाएंगे, उस लैंड रिकॉर्ड्स को लगाएंगे, मतलब गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में उस लैंड का क्या मापन है, क्या उसका रिकॉर्ड्स है, किस नाम से वो दर्ज है, खसरा डिटेल, खतौनी डिटेल, ये नक्शे वगैरह की डिटेल होती है, इसका एक्चुअल ओनर कौन है, ये रेवेन्यू रिकॉर्ड्स होते हैं बेसिकली। आर्किटेक्ट की डिज़ाइन लगाएंगे आप उसके लेआउट के साथ कि हम यहाँ पे ये डेवलप करना चाहते हैं, है ना। NOC लेटर फ्रॉम ग्राम पंचायत, अगर वो किसी ग्राम पंचायत की सीमा में आता है तो फिर आप ग्राम पंचायत से NOC लेटर लगाएंगे। अगर वो नगर निगम की सीमा में आता है तो नगर निगम का NOC लेटर लगाएंगे। ये तो फॉर्मेट हो गया आपके एप्लीकेशन का। इस एप्लीकेशन के बेसिस पर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिसाइड करेगी कि इनको चेंज इन लैंड यूज़ की परमिशन ग्रांट करनी है या नहीं करनी है। अब ये प्रोसेस वो लोग जो भी आपने डॉक्यूमेंट दिए हैं उन सब का वेरिफिकेशन होगा। कई बारी या मैक्सिमम या मोस्टली केसेस या हर केस में ये मान लीजिए आप जो उनके ऑफिसर्स हैं, चेक करने वाली टीम है, वो जाती है जिस लैंड को आप डाइवर्ट करने की बात कर रहे हैं उस लैंड पे फिजिकल उसका निरीक्षण किया जाता है, चेक किया जाता है। पर्टिकुलरली जो पेपर्स 100% चेक होते हैं वो है ओनरशिप रिकॉर्ड्स, लैंड किसके नाम पर है, आपका किसके साथ एग्रीमेंट हुआ है, वो बंदा कौन है, कहीं पावर ऑफ अटर्नी से सेल तो नहीं हो रही है, इस टाइप की चीज़ें। इसका मेजरमेंट क्या है जो आप डॉक्यूमेंट में दे रहे हैं या जो रिकॉर्ड में है वही है या एक्चुअल में कुछ और है, किसी टाइप का कोई क्लेम तो नहीं है, इसका थर्ड पार्टी का क्लेम तो नहीं है, कोई वहाँ डिस्प्यूट तो नहीं है, कोई दो भाइयों के बीच का मैटर तो नहीं है, है ना। ये लैंड किस टाइप की है ना, इसमें कोई ऐसा विवाद तो नहीं है, ये बता दिया मैंने। एनी प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर या मॉन्यूमेंट्स, मंदिर मस्जिद वगैरह, ये कई बार ऐसा होता है कि कोई लैंड का हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट भी बना हुआ होता है जिसका जब आपने एक्वायर करने गए या फिर वहाँ कुछ बनाने गए तो विवाद हो सकता है ना। वो दिक्कत में आ सकते हैं। मंदिर मस्जिद में काफ़ी विवाद हो जाते हैं, वो सारी चीज़ें भी आपको देखना पड़ेगा। कई बार आप वहाँ पे कोई इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं लेकिन इंडस्ट्रियल वेस्ट भी निकलता है, उसका डिस्पोजल कैसा हो रहा है, क्या आसपास के एनवायरनमेंट को ख़राब तो नहीं करेगा, वो देखने के लिए पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से भी कई बार परमिशन लेनी होती है, तभी उसको डाइवर्जन की परमिशन मिल पाती है। कोई फॉरेस्ट लैंड तो नहीं है, वो कोई वेट लैंड के अंदर तो नहीं आता, या कोई संरक्षित क्षेत्र तो नहीं है, कोई वन क्षेत्र ऐसा तो नहीं है जिसे शेड्यूल्ड किया गया हो, उसके लिए उन्हें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी कभी कभार परमिशन लेनी पड़ती है। अगर ये सारी परमिशंस आपकी ओके हो जाती हैं तो इसके बेसिस पे अथॉरिटी डिसीजंस लेती हैं और हो सकता है आपको चेंज इन लैंड यूज़ की परमिशन ग्रांट हो जाए। एक रिटर्न आपको लेटर दिया जाता है कि इस पर्टिकुलर लैंड को जो पहले एग्रीकल्चरल थी अब चेंज कर दिया गया है, यहाँ पर एज पर एप्लीकेशन या तो रेजिडेंशियल या फिर कमर्शियल डेवलपमेंट किया जा सकता है। इन केस कोई इरेगुलरिटीज़ मिलती है इन
किसी भी चेकिंग के दौरान या किसी डॉक्यूमेंट में कोई इरेगुलरिटीज़ मिलती है तो वो आपको राइटिंग में बताएंगे, आपके इस एप्लीकेशन में ये कमी है, आप इसे दूर कर लीजिए और फिर आप हमसे अप्रोच करिए। एक बार अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो आपको जो भी वो उन्होंने बताया है कि इस वजह से आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है, आप दोबारा से इस प्रोसेस पे आ जाते हैं। यहाँ से आप दोबारा से अपनी उस कमी को दूर करिए अगर आप कर सकते हैं तो, और फिर दोबारा से एप्लीकेशन दीजिए विद रेफरेंस टू योर प्रीवियस एप्लीकेशन। उन्हें वो भी बताइए कि पहले हमने ये एप्लीकेशन दी थी, इस कारण से रिजेक्ट हो गई है, अब हमने ये कारण इस परेशानी को दूर कर लिया है, आप हमारे केस को दोबारा से कंसिडर करें और हमें इसके लैंड यूज़ को चेंज करके अप्रूवल दीजिए। तो हो सकता है आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाए, फिर आप आगे काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है। कुछ लोगों का समूह होता है, ये लगभग लाइक माइंडेड होते हैं, या कह लीजिए एक रिलीजन के, एक कम्युनिटी से लोग मिल जाते हैं। ये कहते हैं कि क्यों ना हम लोग सब एक साथ रहें, अपना ग्रुप बना लेते हैं, एक सोसाइटी रजिस्टर करा लेते हैं। उसके तहत ये लोग अपनी ज़मीन खुद खरीद के किसी किसान से उसका डाइवर्जन चेंज इन लैंड यूज़ कराने के बाद अपने स्कीम और लेआउट्स, प्रोजेक्ट लेआउट को फाइनलाइज कराने के बाद खुद अपने मकान बना के वहाँ रहने लगते हैं, जिससे कि ये लोग जब एक दूसरे को जानते हैं तो आसानी से रह सकें। मैक्सिमम टाइम पे ऐसा होता है। बट ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का फॉर्मेशन होता है, इसको रजिस्टर करने की ज़रूरत होती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत इसका फॉर्मेशन किया जाता है, इसको रजिस्टर करना होता है। इसका पर्पस वेलफेयर का होता है। अब जितने भी लोग जुड़े हुए हैं इनका पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं होता, रादर इनका काम होता है वेलफेयर करना। ये लोगों का भला करना चाहते हैं, उनको अफोर्डेबल रेट में मकान देना चाहते हैं, साथ ही साथ फ्रॉड से भी बचाना चाहते हैं। इसके अंदर जो भी मेंबर्स बनते हैं वो इनिशियली फ़ंड वही रेज़ करते हैं। जितना भी फ़ंड वो लोग रेज़ कर देते हैं उसके अगेंस्ट इन लोगों को एक शेयर सर्टिफिकेट मिल जाता है कि जब भी हमारे पास ये मकान का डेवलपमेंट या लैंड का डेवलपमेंट होगा आपको आपके शेयर के हिसाब से ज़मीन दे दी जाएगी। ऐसे ही रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन होता है, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जनरली देखा गया है कि जब कोई बिल्डर का प्रोजेक्ट होता है, उस बिल्डर के प्रोजेक्ट में जब तक प्रोजेक्ट बना रहा होता है लोगों को पोजीशन देता जाता है टाइम टू टाइम, जैसे जैसे उसके पास बायर्स आते जाते हैं, और जब तक उसके लास्ट मॉड्यूल उसका सेल नहीं हो जाता या कहो बिल्डर अपना ऑफिस बंद करके चला ही ना जाए वहाँ से, तब तक उस एरिया का मेंटेनेंस बिल्डर ही करता रहता है। उस एरिया में अगर किसी के घर में वाटर सप्लाई की समस्या है या कोई पार्क में मेंटेनेंस चाहिए या स्ट्रीट लाइट की समस्या है तो वो बिल्डर मेंटेन करता है। बट बिल्डर के जाने के बाद वो एक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बना देता है, जो कि एक छोटा फॉर्म होता है। जनरली इसको देखा गया है मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का फॉर्मेशन ज़्यादा होते हैं, और इसको भी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है जैसे ही सोसाइटी को ज़रूरत होती है। ठीक है, सोसाइटी बेसिकली रजिस्टर जब हो जाती है कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो इसकी फंक्शनिंग को देखने के लिए एक मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाती है। मैनेजमेंट कमेटी के कुछ मेंबर्स होते हैं जो कि सोसाइटी की पूरी फंक्शनिंग को देखते हैं। आइए इसको थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। एटलीस्ट 10 मेंबर्स होना चाहिए। ये इसको थोड़ा स्टेट वाइज भी डिफ़र हो सकता है, आप लोगों को और चेक करने की ज़रूरत है, एक बार चेक कर लीजिएगा। इसमें एक प्रेसिडेंट होता है, एक वाइस प्रेसिडेंट होता है, एक ट्रेजरर होता है, खजांची जिसको कहते हैं, एक जनरल सेक्रेटरी होता है, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, और मेंबर्स तो जनरल मेंबर्स होते हैं, है ना, एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबर, फिर एक जनरल मेंबर्स होते हैं जो कि जितने शेयर होल्डर्स होते हैं सारे के सारे जनरल मेंबर्स होते हैं। इनमें सबके रोल अपने अपने डिफाइंड होते हैं। बेसिकली सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी जो है ये प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को असिस्ट करते हैं सारे कामों में। किसी भी सोसाइटी फॉर्मेशन में ये उसकी कोर टीम होती है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ट्रेजरर, सेक्रेटरी एंड एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबर्स मेजर डिसीजन यही लेते हैं, और फिर जनरल बॉडी मेंबर्स उसको मानते भी हैं, फॉलो करते हैं। हाँ, ऐसा नहीं होता कि किसी पे कोई तानाशाही या थोपी जाए। प्रेसिडेंट भी इलेक्शन के थ्रू चूज़ किया जाता है। ये प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ट्रेजरर्स ये सब इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू चूज़ किए जाते हैं। ये एक फेयर एंड फाइन इलेक्शन प्रोसेस होती है मैक्सिमम जगह, बट दुनिया में सब तरह की चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, ये इसका एक बेसिक फॉर्मेशन मैंने बताया आपको। इस टीम के काम क्या होते हैं, देखिए रेगुलर ऑडिट करानी ज़रूरी होती है किसी भी हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी की। प्रेसिडेंट इलेक्टेड बाय फेयर इलेक्शन, ये मैंने बता ही दिया। मीटिंग इनकी होती है, जनरल मीटिंग इन्हें कॉल करनी होती है, उसका रिकॉर्ड रखना होता है, प्रॉपर रजिस्टर, इसका ऑडिट होता है, इसका रजिस्टर मेंटेन करना ज़रूरी होता है। सोसाइटी कैन डिसाइड, देखिए इसमें कई सारे एसेट्स ऐसे होते हैं, जैसे इन्होंने एक कॉमन कम्युनिटी हॉल बना लिया, शादी हॉल बना लिया, शादी गार्डन बना लिया,
ठीक है। ये लोग बाद में रेंट आउट भी कर सकते हैं, किसी को दे सकते हैं। तो उससे जो इनकम होगी, ये कॉमन एक इनकम होगी इनके पास, इसको इन्हें ऑडिट में शो करना होता है, बट फिर ये लोग डिसाइड करके अपने जो डेली के खर्चे हैं उसमें इसको यूज़ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सोसाइटी के फॉर्मेशन को हम लोगों ने समझ लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब चलिए मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ रेरा में ऑनलाइन। अगर किसी बिल्डर को आप चेक करना चाहते हैं कि इस बिल्डर की क्या पोजीशन है, रेरा रजिस्टर्ड वो कह तो रहा है, वो है या नहीं है, क्या डॉक्यूमेंट्स हैं उसके, और उसको आप लोग चेक कैसे करेंगे, ये मैं आपको जल्दी से ऑनलाइन ही चेक करवा देता हूँ। उसे चेक कर लेते हैं। देखिए, ये गूगल मैंने खोल लिया है, यहाँ मैंने डाला रेरा MP, ये पहला ही लिंक आ गया है रेरा MP का, मैंने ये लिंक खोल लिया है। ये देखिए इस तरह दिखता है, रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी मध्य प्रदेश। ये दोस्तों 2016 में नोटिफाई हो गया था, यहाँ पे कहीं आ भी रहा होगा, फ्रॉम 1 मई 2016। ओके, ये इसके कुछ 69 सेक्शंस नोटिफाइड हो गए थे। रेरा होता क्या है बेसिकली? रेरा एक बायर और सेलर के बीच में एक मॉनिटरिंग बॉडी है जो कि दोनों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन ये बायर के इंटरेस्ट में ज़्यादा लगता है। जब से रेरा आया है तब से जो बिल्डर्स के फ्रॉड वगैरह होते थे वो थोड़े कम हो गए हैं, काफ़ी कम हो गए हैं। अब बिल्डर्स काफ़ी चीज़ों को छुपा नहीं पाते हैं, उन्हें सारी जानकारी रेरा की वेबसाइट में देनी होती है। जो भी बिल्डर रेरा से रजिस्टर होना चाहता है उसे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेरा के पास अपलोड करने होते हैं, जो कि कोई बायर भी जाके देख सकता है। आज हम उससे प्रैक्टिकली देखेंगे भी कि वो कैसे खुद देख सकता है। जैसे यहाँ पे हम आके देख रहे हैं अभी भी, ये देखिए रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट इतने हैं रेरा के पास, रेरा MP के पास नॉन रजिस्टर्ड इतने प्रोजेक्ट्स हैं। अभी हम किसी रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स को देख लेते हैं। चलिए भाई दिखा दो। चलो, मैं फ़िलहाल भोपाल में हूँ, भोपाल के प्रोजेक्ट्स को ही सर्च कर लेते हैं। ये भोपाल में गया मैं। आप देखिएगा इसमें आप ओनली भोपाल के ही प्रोजेक्ट्स आ रहे होंगे। ये देखिए टोटल 539 प्रोजेक्ट्स यहाँ दिखा रहा है। ये भोपाल के कब से कब तक, इनमें टाइमिंग भी देता है। ये रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर दिखा रहा है, यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम है। ये कई सारे रियल इस्टेट के प्रोजेक्ट्स हैं जो यहाँ पे चल रहे हैं इस टाइम, इस वक्त। इसका स्टेटस भी बताएगा, इन प्रोग्रेस है, वैलिडिटी भी बता रहा है कब से कब तक के लिए वैलिड है, इसके हिसाब से भी चेक किया जा सकता है यहाँ पर। चलिए अभी हम किसी एक वैलिड प्रोजेक्ट को ले लेते हैं, जैसे सागर लाइफस्टाइल टावर से भी वैलिड प्रोजेक्ट है, 2021-7 तक है। पीबल बे दिख रहा है, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट इन प्रोग्रेस। चलिए इसे देख लेते हैं, पीबल बे, इसका रेरा रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। ये खुल गया, पीबल बे फेज़ 2 फेज़ A ये लिखा हुआ है, ये प्रोजेक्ट का नाम है और ये इसका रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है। देखें आप रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर में क्या डिटेलिंग हमें मिलती है। ये खुल रहा है इसका, ये देखिए पीबल बे दिस फेज़ 2 फेज़ A, ये रेरा ने सर्टिफिकेट दिया हुआ है। ये रेरा का सर्टिफिकेट है जो कि इनको मिला हुआ है। इसका बिल्डर का नाम भी शायद इसमें आ रहा होगा, प्रमोटर्स नेम, ये बिल्डर का नाम है अमृत होम्स प्राइवेट लिमिटेड, मतलब ये रजिस्टर्ड बिल्डर है रेरा में, है ना। ये देखिए चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ रेरा ने इसे इशू किया है। इसकी लोकेशन कहाँ पर है ये वो बता रहा है। एक्चुअल में मतलब इन रिकॉर्ड्स को उन्होंने रेरा में सबमिट किया होगा, उसके हिसाब से रेरा ने इनके डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के बाद ही अप्रूवल दिया हुआ है। लैंड की ओनरशिप क्या है, जॉइंट वेंचर विद लैंड ओनर का नाम भी यहाँ पे दिया हुआ है। किस टाइप की ओनरशिप है, ये कितनी अच्छी बात है कि पहले हमें पता नहीं चल पाता था, बट अब रेरा के थ्रू ही आप देख सकते हैं कब से स्टार्ट हुआ है प्रोजेक्ट, कब एंड होगा, कब, है ना, एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन्होंने ये कॉस्ट डिक्लेयर करी है, कितनी यूनिट्स वहाँ सेल कर रहे हैं, आपको भी अंदाज़ा लग जाएगा क्या उसकी कॉस्ट हो सकती है। थोड़ा प्रोजेक्ट की लोकेशन है उन्होंने यहाँ पे बताई हुई है, ये देखिए। इसके बाद बैंक डिटेल्स, ये तो चलो हमारे उतने मतलब की नहीं है, रेरा के ज़्यादा मतलब की होंगी, है ना। प्रमोटर के नेम की इन्फॉर्मेशन जो ऑफिशियल बताई गई है वो है। कंपनी का रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, ये जो कंपनी है जो प्रमोटर की, वो रजिस्टर्ड है कि नहीं है। देखिए उसका, अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड है तो जल्दी फ्रॉड नहीं करेगी। अमृत होम्स प्राइवेट लिमिटेड, ये एक रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, कोई फोर्जरी नहीं हो रही आपके साथ। फिर देखिए प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स यहाँ अपलोड किए गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट का ब्रोशर क्या कहता है वो आप देख सकते हैं। बिल्डर जो आपको ब्रोशर दे रहा है कहीं वो इससे अलग तो नहीं है, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर रेरा को इन्होंने ये बताया हम ऐसा बना के देंगे, और आपको एडवर्टाइजमेंट में कहीं कुछ और तो नहीं दे रहे, आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। कुछ और दे रहे हैं तो गलत बोला जा रहा है। अप्रूवल देखिए, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, ये मैं कह रहा था TNCP का अप्रूवल, ये यहाँ पर है TNCP का अप्रूवल, आप देख सकते हैं। कार्यालय संयुक्त संचालक नगर ग्राम निवेश जिला भोपाल, ठीक है।
ये TNCP का अप्रूवल है। मैं हर चीज़ की डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, जस्ट आपको डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ, आप लोग भी इसको आराम से देख सकते हैं। कंसेंट फ्रॉम लैंड ओनर, देखिए लैंड ओनर की सहमति, ये कंसेंट लेटर, एक लीगल कंसेंट लेटर इन्होंने दिया हुआ है कि हम ये असनानी बिल्डर एंड डेवलपर जो लैंड ओनर हैं, जो यहाँ इन्होंने ऊपर डिक्लेयर किया हुआ है, ये दिखाता हूँ, जॉइंट वेंचर विद लैंड ओनर असनानी, इनका जॉइंट वेंचर है जो बिल्डर का, वो उन्होंने यहाँ दिया है। उन्होंने कंसेंट दिया है कि वी लैंड ओनर दिस लिमिटेड हियर बाय गिव अवर कंसेंट टू डेवलप द अबव सेड लैंड, ये कह रहे हैं कि आप हमारी ज़मीन पे बना लीजिए, कंसेंट लेटर रेरा के सामने भी दिया हुआ है। मतलब डॉक्यूमेंटेशन कितना फेयर है इसका आप ये समझिए। कंसेंट एंड डेवलपमेंट परमिशन, ये देखिए इनको डेवलपमेंट परमिशन मिली हुई है, ये उसका लेटर इन्होंने लगा दिया। एग्रीमेंट का लगाया इन्होंने, डेवलपमेंट वर्क प्लान लगाया, खसरा फॉर्म, ये देखिए सारी डिटेल, प्रोजेक्ट स्टेटस क्या है ये इन्होंने अपडेट किया हुआ है, प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन, ये जो क्या प्रॉमिस कर रहे हैं आपको यहाँ इन्होंने लिख के दिया हुआ है। देखिए स्पेसिफिकेशन RCC फ्रेम स्ट्रक्चर, फ्लाई एज ब्रिक वॉल बना के देंगे। ऐसा ना हो कि यहाँ कुछ और कह रहे हैं और वहाँ पर जो बायर्स हैं उनको कुछ और प्रॉमिस कर रहे होंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखिए आप देखिए, स्टेनलेस स्टील रेलिंग देंगे, स्टेयरकेस में विट्रीफाइड सिंगल चार्ज टाइल लगाएंगे, बाथरूम वॉल्स आर क्लेडेड विद सिरेमिक टाइल्स अप टू डोर लेवल, ये सारी चीज, इससे ये लोग डिफर नहीं कर सकते। हाँ कुछ एक्स्ट्रा दे रहे होंगे तो अलग बात है, आप कुछ अलग वो कर रहे हो तो फिर मतलब आपको आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। बिल्डिंग प्लान क्या है, सैंक्शन लेआउट प्लान क्या है, इंजीनियर का सर्टिफिकेट क्या है, फिर इनकी क्वार्टरली वो भी होती है, क्वार्टरली डिटेल्स भी इन्हें सबमिट करनी होती है। देखिए ये सारी चीज़ें हैं, और इन्हें देखिए एक्चुअल फ़ोटो भी इन्होंने डाली हुई है कि एक्चुअल प्लान क्या डेवलप हुआ है वहाँ पर अभी तक, है ना। तो इसको भी आप देख सकते हैं अभी तक वहाँ कितना काम हुआ है। ये इन्होंने सड़क वगैरह बनाई हुई है, कुछ इनके लाइट और बिजली के काम भी हो रहे हैं। हाँ तो ये इस तरीके से इन्होंने जानकारी वहाँ दी हुई है, आप इस बिल्डर को चेक कर सकते हैं। इसी तरह किसी और प्रोजेक्ट को बस आपको करना ये है कि जिस प्रोजेक्ट को आप चेक करना चाह रहे हैं उस प्रोजेक्ट को यहाँ पे सर्च कर लीजिए। इसमें काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, अगर आप किसी प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ सर्च करिए, उसके डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स को यहाँ पे चेक कर लीजिए। सारी चीज़ें अगर प्रॉपर हैं तभी आप उस आगे बढ़ें, अदरवाइज बिल्कुल ना। चलिए जल्दी से हम लोग खसरा खतौनी कैसे आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं उसे भी एक बार देख लेते हैं। फिर चलिए जल्दी से खसरा डिटेल्स भी चेक कर लेते हैं। ये मैंने लिख दिया खसरा डिटेल्स MP, ये गए हम लोग, मैं भोपाल ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। जिला चयन करने के लिए बोले, ये देखिए आयुक्त भू अभिलेख मध्य प्रदेश, ये इनकी वेबसाइट है। ऐसे ही हर स्टेट की अपनी अलग अलग बनी हुई रहती हैं, तो आप लोग यहाँ पे जाएं, यहाँ से आप लोग आसानी से चेक कर सकते हैं। भोपाल में गया, यहाँ जिले का चयन भोपाल ही कर देता हूँ, तहसील हुजूर, यहाँ से गांव का चयन कर लीजिए, खजूरी कला। फिर आपको क्या देखना है, खसरा संख्या देखना है, तो इस पे आ जाते हैं हम लोग। यहाँ से 43796 ये मैंने डाल दिया। इसका विवरण देख लेते हैं कृपया। खसरा संख्या ओके, ये एक छूट गया, 81 है मुझे याद जहाँ तक है, 83 या 81, 5652 विवरण, ये देखिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सारी डिटेल भरने के बाद, जैसे खसरा संख्या हमने यहाँ पे भर दी है, फिर ये कैप्चा डालने के बाद डिटेल आ रही है 79 का 81। ये खसरा संख्या 2 जो हैं, ये इसका क्षेत्रफल भी बता रहा है हेक्टेयर में, और कब से लेके कब तक का रिकॉर्ड है, 2005 से 2022 तक का रिकॉर्ड है। 2005 में ये फर्स्ट टाइम इसमें रिकॉर्ड में आई थी। अब आप ये देख सकते हैं भूमि का प्रकार, ये निजी है। ये भेल न्यू साइग्रेंट एम्प्लॉयज़ सोसाइटी है, ये एक सोसाइटी है, इसका अध्यक्ष कौन है, अरविंद ढाली, अध्यक्ष का नाम आ रहा है, और ये भूमि स्वामी इसमें दिखा रहा है इस तरीके से। ठीक है, तो ये इसका आप डिटेल यहाँ खसरा में जाएंगे तो ये आपको दिख जाएगा, भेल न्यू साइग्रेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग सोसाइटी जिला भोपाल, ये यहाँ पे आपको लिखा हुआ, ये देखिए एम्प्लॉयज हाउसिंग सोसाइटी जिला भोपाल, ये आपको लिखा हुआ आ रहा है। इसके अध्यक्ष कौन है, अरविंद ढाली। ठीक है, ये इसका एरिया भी दिखे जाएगा आपको, और इसका, और एक कलेक्टर महोदय के स्थायी प्रपत्र से 2010 के अनुसार ये रिकॉर्ड में दिया हुआ है। ये रिहायशी भवन है, इसका मतलब लैंड यूज़ क्या है उसकी डिटेल यहाँ पे आ गई। ठीक है, फसल का नाम वगैरह कुछ नहीं है, ये पूरा डिटेल आपको आ जाती है। गाँव, हल्का,
तहसील, जिला, बस 2021-22 का रिकॉर्ड है ये, एकदम लेटेस्ट। इससे आप पता कर सकते हैं कि आपका खसरा या वो लैंड किस तरीके से। ऑनलाइन भी आप लोग खुद अपने आप स्वयं चेक कर सकते हैं। तो फाइनली अब हम लोग एक कंपैरिजन भी कर लेते हैं छोटा सा, जिससे आप लोगों के थॉट्स और भी क्लियर हो जाएंगे। तो कंपैरिजन बेसिस के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स ले लिए हैं, जैसे कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, एमिनिटीज़, एप्रिसिएशन वैल्यू या नेगोशिएबल प्रॉपर्टी, और फ्रॉड हो सकता है या नहीं हो सकता आपके साथ, या चांसेस क्या हैं फ्रॉड होने की। ये एक डिफरेंट सेक्शन है थोड़ा, बट इम्पॉर्टेंट है, इसको फिर हम लोग देख लेते हैं। डेवलपमेंट अथॉरिटी की, इसको मैंने 0 से 10 का स्केल दिया हुआ है, जिससे कि समझना थोड़ा आसान हो जाए। डेवलपमेंट अथॉरिटी की कॉस्ट मिनिमम होती है इन सब में, क्योंकि एक फेयर डील होती है, गवर्नमेंट रेट्स की डील होती है, गवर्नमेंट प्राइस पे डील होती है, और एज़ पर सर्किल रेट्स जो आपने नाम सुना होगा, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसिंग इसकी होती है। बिल्डर की कॉस्ट मैंने 10 रखी है, इससे मैंने हाईएस्ट दिया हुआ है, क्योंकि बिल्डर की कॉस्ट में क्या क्या शामिल नहीं होता, जो आप सोच सकते हैं वो सब शामिल होता है, जो आप नहीं भी सोच सकते वो भी शामिल हो जाता है बिल्डर की कॉस्ट में। तो इन्हें अपनी अच्छी खासी एक सेल्स टीम रखनी होती है, उसके खर्चे होते हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट देने होते हैं, बहुत डेवलपमेंट इनको लैंड भी कन्वर्ट कराने में अच्छे खासे इनके पैसे खर्च होते हैं, साथ ही साथ इनको एमिनिटीज़ वहाँ डेवलप कराने के लिए, जिससे इनका प्रोजेक्ट बिक सके, काफ़ी इनके खर्चे होते हैं उसमें, और इनफैक्ट इन्हें प्रॉफिट भी अपना अच्छा खासा चाहिए होता है, इसलिए ये महंगे कॉस्ट पे ही इसको बेचते हैं। कोई प्रोजेक्ट ही अगर फेल हो जाए तो अलग बात है, वहाँ ये लोग कॉस्ट कम कर लें। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी, लगभग मैंने इसे 5 नंबर दिए हैं, ये मीडियोकर ही है, इसमें लोगों को खुद के पैसे लगे तो लगभग उतना महंगा नहीं पड़ता है ये। फिर इंडिविजुअल लैंड ओनर, जब व्यक्ति खुद अपना मकान बनाता है प्लॉट लेकर, तो उसमें अच्छे से अच्छा मटेरियल लगाता है, तो उसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा ही होती है, बट जो परचेज़र होता है या जो बायर होता है उसे ये महंगा लगता है, क्योंकि कई बार जो मकान होता है वो उसमें उतने इंटरेस्टेड नहीं होते, उससे ज़्यादा प्लॉट की वैल्यू में इंटरेस्टेड होते हैं, और मकान तो ये सोचते हैं कि इसने सेलर ने अपने हिसाब से बनाया है, अगर हमें रहना तो हम अपने हिसाब से अपना मकान बनाते हैं, तो इस वजह से इसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा लगती है आपको। ब्रोकर के केस में थोड़ी कॉस्ट ज़्यादा ही होती है, क्योंकि ब्रोकर या तो इंडिविजुअल मकान इनके थ्रू बेच रहा होगा, या इसका कोई मकान होगा, मोस्टली इंडिविजुअल सेलर ही उससे कांटेक्ट करते हैं, तो ब्रोकर उसमें अपना कमीशन भी जोड़ लेता है। इस वजह से ब्रोकर के थ्रू अगर आप जब भी परचेस करेंगे वो कॉस्टली ही होगा कंपैरिजन टू कोऑपरेटिव सोसाइटी, डेवलपमेंट अथॉरिटी और इंडिविजुअल ओनर के। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी की 100 होती है, कोई खास नहीं, इनके में तुरंत प्रॉब्लम्स भी आने शुरू हो जाती हैं, बट एक मिनिमम स्टैंडर्ड से ये लोग बनाते हैं। बिल्डर की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इसलिए अच्छी होती है क्योंकि इंडिविजुअल लोग अपने इंटरेस्ट से, अपने पैसे से खुद के लिए मकान बनाते हैं, थोड़ी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी हो सकती है। इंडिविजुअल ओनर की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी हमेशा ही अच्छी होगी, जो अपने रहने के लिए मकान बनाएगा वो अच्छा ही बनाएगा, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अच्छा ही हर कोई बनाता है। कोई एक आदि ऐसे होते हैं जिन्हें कहीं रहना ही नहीं होता, बस बना ले रहे हैं कि एक प्रॉपर्टी खड़ी हो जाए, तो उनके कुछ नहीं कहा जा सकता, बाकी इनकी प्रॉपर्टी अच्छी होती है। ब्रोकर इनमें से कोई एक होगा, इसलिए मैंने यहाँ रखा। ब्रोकर मोस्टली इंडिविजुअल के मकानों को बेचते हैं, इसलिए मैंने इसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी थोड़ी अच्छी रखी है बाकी कंपैरिजन। एमिनिटीज़ डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ अच्छी खासी डेवलप करके देती हैं, बट इनका मेंटेनेंस यहाँ अच्छा नहीं हो पाता है। बिल्डर सबसे अच्छी एमिनिटीज़ देते हैं आपको, क्योंकि इन्हें अपना दिखावा करना होता है, तभी तो इनका प्लॉट या मकान बिकेगा, फ्लैट बिकेगा, इसलिए अच्छी एमिनिटीज़ देते हैं ये लोग। कोऑपरेटिव सोसाइटी में थोड़ी ठीक ठाक होती हैं, लोग अपने हिसाब से डेवलप करते हैं, ये कस्टमाइज्ड होती हैं बेसिकली। इंडिविजुअल ओनर की केस में कहा नहीं जा सकता, ये लोकेशन और कहाँ किस एरिया में प्लॉट है, म्यूनसिपैलिटी के अंदर आता है, सोसाइटी के अंदर आता है, किसी बिल्डर के डेवलप्ड प्रोजेक्ट का पार्ट है, वो उसके हिसाब से इसकी एमिनिटीज़ होगी, बट मोस्टली कम ही अच्छी होती हैं। ब्रोकर सर्टेनली इस सेक्शन को डील करता है, इस वजह से मैंने 2 to 7 ही वहाँ पे लिखा हुआ है, पर अच्छी भी होती हैं ये कभी। एप्रिसिएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी में अच्छा खासा होता है, इनकी वैल्यू बढ़ती है, ये कोशिश करते हैं डेवलपमेंट अथॉरिटी की अच्छी लोकेशन पे आपको मकान दें, जिससे कि इनकी वैल्यूज़ विद टाइम बढ़ती रहती है। बिल्डर की एप्रिसिएशन भी ठीक ठाक होती है, कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती, क्योंकि बिल्डर के फ्लैट या सोसाइटी को बाद में यही देखा गया है कि वो उतने प्रॉपर मेंटेन दिखते नहीं हैं, इस वजह से इनके एप्रिसिएशन थोड़े कम होते हैं। हाँ, अच्छी लोकेशन का बेनिफिट तो इन्हें मिलता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी भी ठीक ठाक ही ग्रोथ होती है यहाँ पर। इंडिविजुअल ओनर के भी 50% टाइप का ही ग्रोथ रहता है कंपैरिजन में। डेवलपमेंट अथॉरिटी
का जो स्कीम्स होती हैं, प्लॉट या मकान होते हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो प्लॉट्स या मकान होते हैं बिल्कुल भी नेगोशिएबल नहीं होते हैं। जो रेट वो बता देते हैं वैसे भी वो मिनिमम ही होते हैं, बेयर मिनिमम, वो नेगोशिएबल नहीं होते हैं। बिल्डर के यहाँ हाईली नेगोशिएबल होता है। जब भी आप परचेस करें बहुत सोच समझ के, बहुत अच्छे से नेगोशिएशन करके ही लें। इनकी कॉस्ट बताई कुछ और जाती है, एक्चुअल कुछ और होती है, बिकता कुछ और में है। कई बार ऐसा होता है कि जो फ्लैट या मकान आपको 80 लाख में बेच दिया गया, कहो वो आपके पड़ोसी को 60 लाख का ही दिया हो। कुछ थोड़ा टाइम का भी डिफरेंस होता है इनके प्रोजेक्ट्स डीलिंग में, बट इनकी कॉस्ट के कुछ नहीं कहा जा सकता बिल्डर्स के बारे में। कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़, क्योंकि आप खुद ही अपना पैसा लगा के अपना मकान ले रहे होते हैं तो इनके मकानों की कीमत भी कम होती है। इंडिविजुअल ओनर का मकान जो नेगोशिएबल, ये भी ठीक ठाक होते हैं। कई बार ये लोग अपना मकान को काफ़ी हाई फाई रेट में नोटिफाई करा देते हैं, बट एक्चुअल में जब डीलिंग होती है तो कम रेट्स पे ही होती है। ब्रोकर के थ्रू अगर आप लोग लेंगे तो नेगोशिएशन, ब्रोकर क्योंकि आपको रेट्स सही नहीं बताते हैं, वो रेट्स काफ़ी गड़बड़ बताते हैं, तो नेगोशिएशन के चांस यहाँ भी अच्छे खासे होते हैं। और ब्रोकर बहुत टालते भी हैं, बहुत प्रेशर स्ट्रेटजीज भी प्ले करते हैं जैसे बिल्डर प्ले करते हैं, बट यहाँ नेगोशिएबल होते हैं। फ्रॉड डेवलपमेंट अथॉरिटी के केस में नहीं होते इनिशियली, बट जब रीसेल होती है तब वहाँ फ्रॉड हो सकते हैं, इसलिए 20% दिया हुआ है। बिल्डर के केस में सबसे ज़्यादा फ्रॉड होते हैं, हर तरीके के फ्रॉड होते हैं, जो आपने ना भी सोचा हो वैसा भी फ्रॉड होता है। इस प्रॉपर्टी को जब भी लें बहुत देख समझ के लें। रेरा अप्रूवल इज़ मस्ट, रजिस्ट्रेशन इज़ मस्ट। कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी अच्छे खासे फ्रॉड हो जाते हैं। अगर इनके अध्यक्ष बेईमान हों तो फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, या जो मैनेजमेंट कमेटी है वहाँ पे अगर कोई बेईमानी करने में उतर आए तो यहाँ पे फ्रॉड्स ज़्यादा होते हैं, अदरवाइज़ सेफ हो जाते हैं। इंडिविजुअल ओनर के केस में भी फ्रॉड होते हैं। इनके केस में फ्रॉड रीसेलिंग के केस में ही ज़्यादा फ्रॉड होते हैं। कई बार 2 या 3 लोगों का शेयर होता है मकान में, या कोई पुश्तैनी मकान होता है, किसी एक भाई ने बेच दिया, दूसरे को पता ही नहीं है। कई बार पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू ये मकान बेच दिए जाते हैं, कोई लैंड बेच दी जाती है जो जिसकी जानकारी नहीं हो पाती है आपको, बाद में विवाद के कारण होते हैं। इसमें भी अच्छे खासे फ्रॉड होते हैं। बिल्डर के केस में फ्रॉड ज़्यादातर होते हैं, वो प्रॉमिस से रिलेटेड भी होते हैं कि बिल्डर ने फॉल्स कमिटमेंट कर दिया आपको कि हम इस डेट को आपको पोजीशन दे देंगे, नहीं दे रहा है, हम ये मटेरियल यूज़ करेंगे, नहीं यूज़ कर रहा, इस क्वालिटी का मटेरियल इसमें लगाएंगे, वो नहीं लगा रहा, बोला कि बाथरूम में जैक्वार लगाएंगे, लगाते वक्त नहीं दे रहा पोजीशन के वक्त, कहा कंपनी की टाइल फिटिंग करेंगे, बाद में नहीं कर रहा। बिल्डर ने प्रॉमिस कर दिया फॉल सीलिंग लगा के देंगे, बट दे ही नहीं रहा, या कहिए मॉड्यूलर किचन बना के देंगे बट नहीं दे रहा। तो इस टाइप के फ्रॉड्स बिल्डर के केस में ज़्यादा होते हैं, इसलिए रेरा बीच में है तो रेरा के थ्रू काफ़ी राहत मिलती है, तो इसलिए रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स को ही लें। ब्रोकर का केस तो इनमें से किसी एक का, ब्रोकर अपने आप में भी कई बार फ्रॉड कर लेते हैं, गलत डॉक्यूमेंट्स के थ्रू भी मकान बेचने के, उनको पता रहता है कि इसका ओनर कहीं बाहर है, पावर ऑफ अटॉर्नी गलत बना लेंगे, पावर ऑफ अटॉर्नी उसके थ्रू बिकवा देंगे, तो ये भी काफ़ी फ्रॉड करते हैं, क्योंकि ये रियल एस्टेट के ही लोग होते हैं, इन्हें काफ़ी जानकारी होती है सेक्टर की, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, और ख़ासकर इन्हें ये भी जानकारी होती है, इन्हें सेलर और बायर दोनों का सेंटिमेंट्स पता होता है, तो यहाँ भी फ्रॉड के चांसेस कभी कभार हो जाते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपकी जानकारी कहीं ना कहीं बढ़ी होगी और आप लोगों को आपके घर या प्लॉट के सर्च में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी लेते रहने के लिए आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमें कमेंट में बताएं कि किन पॉइंट्स पे मैं और इम्प्रूवमेंट कर सकता हूं, या कुछ और पॉइंट्स को हम लोग शामिल कर सकते हैं। कोशिश करूंगा उस पर भी वीडियो बनाऊं। धन्यवाद।